हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 4 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 4 सितंबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेस्ट क्वालिटी कंटेंट करंट अफेयर पाने के लिए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल के साथ क्विज आपको दी जाएगी दोस्तों हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और एमजेटी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। वहीं पर आपको डिटेल्स के साथ क्विज और डिटेल्स के साथ पीडीएफ मिल जाएगी और भी हमारे ई बुक्स और कोर्सेज वगैरह आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का मेरा पहला क्वेश्चन था आपसे, सैटेलाइट फोन यूज करने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन बना? वो बन गया है काजीरंगा नेशनल पार्क, असम का है। राष्ट्रीय ई पंचायत पुरस्कार 2021 किस राज्य ने जीता? तो उत्तर प्रदेश ने जीता है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 8.0% रखा गया था। पहले तो 8.2% रखा गया था, बाद में 8.0% कर दिया गया। इमरजेंसी के दौरान 1975 में भारत के प्रेसिडेंट थे फखरुद्दीन अली अहमद। बात करते हैं अब आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने 7 पहल का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने, जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी बन चुका है, केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है 2019 के बाद से। तो यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी, इन्होंने अभी हाल ही में 7 पहल शुरू किया है। ये 7 पहल किसके लिए लॉन्च किया गया है? ये दोस्तों जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स होते हैं, स्वयं सहायता समूह होते हैं महिलाओं की, जो ग्रामीण उद्यम को बढ़ावा देते हैं और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हैं, ऐसे ग्रुप्स की सहायता के लिए ये शुरू किया गया है। तो इसके थ्रू जो सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स हैं यानी स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं हैं, उनके द्वारा जो भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं या जो भी चीज़ें ऐसे मार्केटिंग वगैरह की जाती है, उनको प्रमोट किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। वर्तमान में अभी बात करें जम्मू कश्मीर में दोस्तों 48,000 सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप काम कर रहे हैं और अभी आने वाले वर्षों में सरकार ने वहाँ के प्रशासन ने लक्ष्य रखा है 11,000 और सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप जो है वो नए बनाए जाएं। क्लियर? तो जम्मू कश्मीर ने इसकी घोषणा की है। जम्मू कश्मीर आया है, देखिए मैप में जम्मू कश्मीर है कहाँ पर। तो देखिए अब ये जो नया वाला जम्मू कश्मीर है ये यहाँ पर है। 31 अक्टूबर 2019 के बाद से ये यूनियन टेरिटरी है और लद्दाख भी 31 अक्टूबर 2019 के बाद से यूनियन टेरिटरी है। पहले जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख ये एक ही क्षेत्र में हुआ करता था और जम्मू कश्मीर राज्य कहा जाता था, लेकिन अब दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। देखिए अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? हिमाचल प्रदेश से, लद्दाख से और पंजाब से अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर? यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा जी। यहाँ के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो कि वर्तमान में कौन है? कैग है। वर्तमान में 14वें नंबर के कैग हैं। अच्छा, कैग यानी CAG और एक और होता है CGA, दोनों में लोग कंफ्यूज होते हैं। CGA अभी हाल ही में दीपक दास जी नियुक्त किए गए हैं। ये नया नाम है, नई नियुक्ति है, याद रखना आपको। दीपक दास जी को CGA नियुक्त किया गया है, जबकि CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। CAG यानी कैग का मतलब होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जबकि CGA का मतलब होता है कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट्स। क्लियर? तो फिलहाल यहाँ पर आ जाते हैं क्वेश्चन पर। डल झील, वुलर झील, ये सभी झीलें जो हैं वो जम्मू कश्मीर में हैं। झीलें बहुत पूछी जाती हैं यहाँ से। दचिग्राम नेशनल पार्क बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, जम्मू कश्मीर में है। सलीम अली नेशनल पार्क ये भी जम्मू कश्मीर में है। जोलजिला, बानिहाल दर्रा ये सभी दर्रे हैं। राउफ डलहम लोक नृत्य है यहाँ का। गुलमर्ग है चर्चित स्थल। वैष्णो देवी मंदिर है चर्चित स्थल। क्लियर? चलिए, तो जिलों की संख्या है यहाँ पर 20, विधानसभा 114 और लोकसभा में 5, राज्यसभा में 4 सीटें यहाँ से जाएंगी। ठीक है, विधानसभा फिलहाल में अभी भंग हुई है। ठीक है, यानी अभी वहाँ पर विधानसभा नहीं चल रही है। यही कारण है कि अभी यहाँ पर कोई CM नहीं है। ओके, अच्छा, केवल भारत में 3 यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पर उनकी विधानसभाएं हैं। एक तो जम्मू कश्मीर है, दूसरा है दिल्ली और तीसरा है पुडुचेरी। तो ये 3 केंद्र शासित प्रदेश जहाँ की उनकी विधानसभाएं हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने किस देश को सदस्य के रूप में मंजूरी दी? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दोस्तों 3 देशों को अपने सदस्य के रूप में मंजूरी दे दिया है। संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, उरुग्वे और बांग्लादेश। ये उपरोक्त तीनों देश जो हैं ये नए देश शामिल हुए हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक के मेंबर्स के रूप में। ओके, अब न्यू डेवलपमेंट बैंक में टोटल मेंबर्स की संख्या कितनी हो गई है? 8। एक्चुअली में दोस्तों ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये ब्रिक्स का ही एक बैंक है। ब्रिक्स जानते हो आप, जिसकी अध्यक्षता जिसकी मेजबानी और अध्यक्षता इस बार भारत कर रहा है।
तो ये देखिए 5 देशों का संगठन है, तो 5 ही इसमें मेंबर हुआ करते थे ब्रिक्स में, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इसमें 3 देश और जोड़ दिए गए, ये 3 देश यूएई, उरुग्वे और बांग्लादेश। तो अब इनके सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है? 8। ठीक है, तो याद रखना आपको एनडीबी जो है ये किसका बैंक है? ये ब्रिक्स के जो सदस्य देश हैं उनके द्वारा स्थापित एक बैंक है ब्रिक्स कंट्रीज की सहायता के लिए। ओके, उनको अगर कोई लोन की जरूरत हुई, कोई गारंटीज की जरूरत हुई, इक्विटी की हुई, पार्टिसिपेशन की हुई, और भी जो भी ऐसे फाइनेंशियल हेल्प की जरूरत हुई, इस वजह से ये स्थापित किया गया था। कब स्थापित हुआ था? तो स्थापना तो दोस्तों 2014 में ही हो गई थी, लेकिन पावर में आया 2015 में। संघाई चाइना में इसका हेडक्वार्टर है और मार्कोस पैराडो ट्रजियो ये हैं यहाँ के करंट टाइम पर प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लद्दाख ने किस पशु को राजकीय पशु घोषित किया? तो लद्दाख ने दोस्तों अपना राजकीय पशु घोषित कर दिया है हिम तेंदुआ को। देखिए अभी तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्योंकि एक ही में हुआ करते थे, तब तो जम्मू कश्मीर का जो था वही था, अभी कोई लद्दाख की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई थी कि उसका राजकीय पशु और राजकीय पक्षी कौन सा होगा। लेकिन यहाँ पर लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने दोस्तों अब राजकीय पशु और राजकीय पक्षी की अपनी घोषणा कर दी है। राजकीय पशु है अब इसका हिम तेंदुआ, जिसका साइंटिफिक नाम होता है पैंथर यूनिका। क्या होता है? पैंथर यूनिका। तो ये होगा राजकीय पशु लद्दाख का। इसके अलावा राजकीय पक्षी कौन सा होगा? राजकीय पक्षी होगा काली गर्दन वाली क्रेन। कौन सी? काली गर्दन वाली क्रेन जो होगी वो राजकीय पक्षी होगी लद्दाख की, जिसका साइंटिफिक नेम है ग्रस निक्रिकोलिस। क्लियर? अब देखिए जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु और राजकीय पक्षी क्या है ये भी ध्यान रख लीजिए। तो जम्मू कश्मीर का राजकीय पशु तो दोस्तों कश्मीरी हिरण है या जिसे हंगुल भी कहा जाता है, लेकिन राजकीय पक्षी जो है वो यही सेम है, काली गर्दन वाली क्रेन ही यहाँ की भी है। क्लियर? अब आया है लद्दाख। जम्मू कश्मीर के बारे में तो हम लोग जान लिए, लद्दाख के बारे में जानिए। लद्दाख देखिए अभी तो मैंने आपको मैप में दिखाया है, लद्दाख इधर है। 31 अक्टूबर 2019 को ऑफिशियल तरीके से ये भी यूनियन टेरिटरी घोषित हुआ। अच्छा, अगर पूछा जाए आपसे कि ये आर्टिकल जो 370 था ये जो हटाया गया, ये कब हटाया गया, तो याद रखिएगा डेट 5 अगस्त 2019 को संसद ने आर्टिकल 370 को हटाया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखिए लेफ्टिनेंट गवर्नर है आर.के. माथुर, राधा कृष्ण माथुर जी और पंकज मित्तल जी, ये जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं वर्तमान में। अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का नाम बदला गया था, इसका नाम कर दिया गया जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। यहाँ की राजधानी यानी कैपिटल होती है लेह। यहाँ पर दोस्तों पेंगोंग झील है जो अक्सर चर्चे में हुआ करती है, चर्चे में रहती है क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच में संघर्ष यहीं पर चल रहा है, पेंगोंग झील के पास में ही। हेमिस नेशनल पार्क है, जोजिला दर्रा यहाँ पर है, सैंडोल नृत्य है, बहुत ही फेमस है। ठीक है, लद्दाख में बहुत सारे चर्चित स्थल वगैरह हैं। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अच्छा, किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है ये तो मैंने बताया ही नहीं। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से अपना बॉर्डर शेयर करता है और इधर ये चाइना से बॉर्डर शेयर करता है। एक्चुअली में ये करता तो इधर तिब्बत से भी है, लेकिन तिब्बत अब चूंकि अब चाइना के अंदर में आ गया है 1959 के बाद से चाइना का कब्जा है तिब्बत पर, इस वजह से इसे हम लोग कहेंगे चाइना से शेयर करता है। और उस साइड में जो पीओके है, पॉक ऑक्युपाइड कश्मीर है, वहां पर तो वो पाकिस्तान या कहें अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। अगला, किस महारत्न कंपनी को प्रतिष्ठित वैश्विक एटीडी पुरस्कार दिया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या पीजीसीआईएल, इस कंपनी को ग्लोबल एटीडी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पीजीसीआईएल ये दोस्तों एक महारत्न कंपनी है इंडिया की, और ये अवार्ड पाने वाली यानी एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट एटीडी 2020 अवार्ड पाने वाली ये इकलौती महारत्न कंपनी है भारत की। भारत की ये दूसरी कंपनी बनी है और इकलौती महारत्न कंपनी बनी है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की ये उपक्रम बनी है यानी पब्लिक सेक्टर की ये कंपनी है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ओके, तो इसे अभी हाल ही में ये मिला है। इसकी स्थापना दोस्तों 1989 में हुई थी। हेडक्वार्टर्ड है ये गुड़गांव हरियाणा में और सीएमडी हैं इसके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कांदी कुप्पा श्रीकांत। अच्छा, वर्तमान में 10 महारत्न कंपनियां हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। कितनी महारत्न कंपनियां हैं? 10 महारत्न कंपनियां हैं। इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप देख सकते हो। अगला, हाल ही में किसे बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2021 पुरस्कार मिला है एलेजेंड्रो प्रीतो को। देखिए यहाँ पर वर्ड ना समझिएगा, ये बर्ड ही है। एक्चुअली में इन्होंने एक बर्ड की फोटो खींची हुई है और ऐसे 22,000 नॉमिनेशंस आए हुए थे, जिसमें
इन्होंने ये अवार्ड जीता है। बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, जैसे कि आपको ये इमेज दिख रहा है, इसी इमेज के लिए इनको ये अवार्ड मिला है। इन्होंने दोस्तों इस फोटो में बताया हुआ है कि कैसे एक कांटेदार जो तार है, जो एक दीवार बनी हुई है कांटेदार तारों की, यहाँ पर एक चिड़िया होपलेस होकर के वो सामने देख रही है कि कैसे आगे का रास्ता जो है वो ब्लॉक्ड है, और इसी वजह से इसका टाइटल भी रखा गया है ब्लॉक्ड। ठीक है, तो बर्ड फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता? एलेजांद्रो प्रीतो ने, जो कि मैक्सिको के हैं। अच्छा, इनको इसके लिए 5000 यूरो भी मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, टोक्यो पैरालंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो टोक्यो पैरालंपिक में इंडिविजुअली 2 मेडल आ चुके हैं किसी एक व्यक्ति के। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ भारत की तरफ से। तो अब अवनी लेखरा ने यह करके दिखाया है। अवनी लेखरा ने भारत के लिए 2 मेडल जीता। ठीक है, एक ही ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली ये पहली भारतीय बन गई हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अभी हाल ही में इन्होंने गोल्ड से शुरुआत की थी। भारत को पहला गोल्ड भी इन्होंने ही दिलाया था, और अब इन्होंने जीत लिया है ब्रॉन्ज मेडल भी। तो गोल्ड इन्होंने जीता था दोस्तों 10 मीटर राइफल स्टैंडिंग में कैटेगरी में, और अब इन्होंने 50 मीटर की राइफल की कैटेगरी में जीत लिया है ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक। ठीक है, 445.9 का स्कोर इन्होंने किया है अवनी लेखरा ने। ठीक है, तो इन्होंने ही भारत को पहला गोल्ड दिलाया था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। भारत के अभी 2 गोल्ड हैं। टोटल भारत में मेडल की संख्या हो चुकी है टोक्यो पैरालंपिक में 12। अच्छा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों, अभी तक टोक्यो पैरालंपिक होने से पहले भारत ने टोटल पैरालंपिक्स में जीते हैं 12 मेडल, और इस बार टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अकेले भारत ने अभी तक जीत लिए हैं 12 मेडल, यानी कि टोटल हो गए 24 मेडल, जितना अभी तक, यानी 1960 में शुरुआत हुई थी। 1960 में शुरुआत हुई थी पैरालंपिक्स की, और तब से आज तक भारत के आए केवल 12 मेडल, और 12 मेडल इस बार अकेले भी आ गए, यानी 24 मेडल टोटल हो चुके हैं। ठीक है, अच्छा, प्रवीण कुमार जी ने दोस्तों पुरुषों की ऊंची कूद में सिल्वर मेडल जीता हुआ है। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, पैरालंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे ही पैरालंपिक क्लोज हो जाता है, ये समाप्ति हो जाती है इसकी, आज 4 सितंबर है, कल समाप्त हो जाएगा, तुरंत ही आपको वीडियो दिया जाएगा पूरा एनालिसिस करके, जैसे कि शुरुआत में आपको दिया गया टोक्यो पैरालंपिक शुरू होने से पहले की वीडियो। ठीक है, जिसमें हमने टोक्यो पैरालंपिक शुरू होने से पहले जो न्यूज़ आई थी उनको कवर करके बनाई थी वीडियो, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, देख सकते हैं वो भी वीडियो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी किस राज्य ने की? तो दोस्तों, डिफेंस एक्सपो 2022 की मेजबानी गुजरात करेगा। देखिए, 2022 में होगा, गुजरात इसकी मेजबानी करेगा, और ये होगा 12वां संस्करण। 11वां संस्करण हुआ था, तब भी मैंने क्वेश्चन कवर किया था, और इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता ही चुका हूं आपको। 11वां संस्करण कहां पर हुआ था? लखनऊ में हुआ था। और 12वां संस्करण कहां पर होगा? गांधीनगर, गुजरात में होगा। 10 से 13 मार्च 2022 को आयोजित होगा, इसे 2022 कर लीजिए, गांधीनगर में होगा, और इसकी घोषणा अभी हाल ही में गुजरात के सीएम विजय रूपाणी जी ने की हुई है। ठीक है, ये 2 वार्षिक कार्यक्रम होता है, 2 वर्षों में एक बार आयोजित होता है। इसमें इस बार 100 देशों में के प्रतिभागी जो हैं वो भाग लेने की उम्मीद है। बात करते हैं गुजरात की। गुजरात देखिए है कहाँ पर, ये रहा गुजरात। 1 मई 1960 को दोस्तों ये महाराष्ट्र से अलग हुआ था, और महाराष्ट्र और गुजरात सबसे पहले ये अलग हुए थे। ठीक है, 1 मई 1960 को, इसी वजह से दोनों का स्थापना दिवस 1 मई को मनाया जाता है। गुजरात अपना बॉर्डर देखिए किससे किससे शेयर करता है? राजस्थान से, मध्य प्रदेश से और महाराष्ट्र से। अच्छा, इसका कोस्टल जो बॉर्डर है, जो तटीय रेखा है, वो भारत में किसी भी राज्य की अपेक्षा सबसे ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। राजधानी गांधीनगर, विजय रूपाणी जी सीएम बीजेपी पार्टी से, आचार्य देवव्रत जी यहाँ की गवर्नर हैं, और यहाँ की जो चीफ जस्टिस थे विक्रम नाथ जी, वो दोस्तों प्रमोट होकर के चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं, और 2027 में फरवरी में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी हो जाएंगे। तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, झीलों के बारे में बात करें तो यहाँ पर दोस्तों कंकारिया झील है, नल सरोवर है, थोल झील है, हमीर सील झील है। ठीक है, और गिर नेशनल पार्क है, बहुत ज़्यादा फेमस है गिर नेशनल पार्क। वंसदा झील है, वंसदा पार्क है, गरबा, डांडिया, रासलीला, ये सभी यहाँ के लोक नृत्य हैं। ठीक है, तो
इतनी जानकारियां आपको गुजरात से होनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों आपको पता है सभी राज्यों से रिलेटेड ऐसी जानकारियां आपके लिए इकट्ठा करके यहाँ पर लाई गई हैं। तो आप अगर डेली का डेली वीडियो देखोगे तो धीरे धीरे करके एक एक राज्य करके आपको सारे राज्यों की और सारे यूनियन टेरिटरीज की जानकारियां मिलती जाएंगी। तो इसीलिए आपको कंटिन्यूटी बना करके रखनी है, बिल्कुल रेगुलर रहना है, डेली वीडियो देखनी है, सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन प्रेस करके रखना है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष। तो दोस्तों अभी हाल ही में जेबी महापात्रा जी को सीबीडीटी का, इसे शॉर्ट फॉर्म में सीबीडीटी भी कहा जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एक्चुअली में दोस्तों ये सीबीडीटी का अतिरिक्त प्रभार बहुत दिनों से पाए हुए थे, संभाले हुए थे। ये मई 2021 से ही सीबीडीटी के अतिरिक्त प्रभार को देख रहे थे, एक्स्ट्रा चार्ज इनको मिला हुआ था, लेकिन अब इनकी परमानेंट नियुक्ति कर दी गई है सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, 1988 बैच की ये IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज की ये इनकम टैक्स ऑफिसर हैं और इनको अब बना दिया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का अध्यक्ष। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में बात करें तो 1964 में स्थापित हुआ था, नई दिल्ली में ये हेडक्वार्टर्ड है। क्लियर? अच्छा, भारत में दोस्तों एक टैक्स जब भी नाम आता है तो आपके सामने आता है नाम जीएसटी पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है और यहाँ से क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, ये सदाबहार पॉइंट बनता है, तो आपको इसके बारे में पूरा अच्छे से डिटेल पता होना चाहिए। वैसे लाइव क्लासेस वगैरह जब मैं लेता हूँ शाम को, तो जब अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो आपको डिटेल बता ही दिया करता हूँ। आप लोग डेली इवनिंग में लाइव क्लास से जुड़ना ना भूला कीजिए। अब आपका करंट अफेयर के साथ साथ जीके टेस्ट भी तैयार होता चलेगा। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, जो भी एग्जाम होता है उसमें 100% क्वेश्चंस मैच करते हैं हमारी वीडियोज से, तो ऐसे में आपको रेगुलरिटी बनाकर रखनी है। अगर मान लीजिए आप रेगुलर नहीं हो पाते हो तो आपके लिए ई बुक तैयार की जाती है, आप ई बुक का भी फायदा उठा सकते हो। ई बुक में आपको चैप्टर बाय चैप्टर हर एक कंटेंट डिटेल में मिल जाता है और एंड में आपको प्रैक्टिस सेट भी दिया जाता है 120+ क्वेश्चंस का, बिल्कुल फ्री में, तो आप इसको भी ले सकते हो। इसके अलावा दोस्तों जो लोग जनवरी से सितंबर 2021 को एक साथ तैयार करना चाहते हैं उनके लिए वन लाइनर लाया गया है, बहुत ही फटाफट तैयारी के लिए, बहुत ही अच्छे तरीके से 2350+ क्वेश्चंस का वन लाइनर है। 49 रुपए में अभी आपको मिल जाएगा MZT20 कूपन कोड यूज करने पर। तो MZT ऐप पर जाकर के आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है बच्चों का अभी तक का, तो आप भी इसे देख सकते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हाल ही में राज्यसभा के किस पूर्व सांसद का निधन हो गया? तो दोस्तों अभी हाल ही में राज्यसभा के पूर्व सांसद चंदन मिश्रा जी का निधन हो गया है। ये एक वरिष्ठ पत्रकार भी थे और राज्यसभा के पूर्व सांसद भी थे, तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। अच्छा, जो द पायनियर अखबार आता है उसके ये संपादक और प्रबंध निदेशक थे, तो इनका निधन हो गया। इसके अलावा राज्यसभा के सांसद के रूप में बात करें तो सबसे पहले 2003 में ये सांसद बने राज्यसभा से, 2009 तक रहे, फिर 2010 में बीजेपी से मध्य प्रदेश से रहे, फिर 2016 तक रहे और 2018 में आकर के ये बीजेपी छोड़ करके ये टीएमसी पार्टी में, तृणमूल कांग्रेस पार्टी में जुड़ गए, ममता बनर्जी वाली पार्टी में जुड़ गए। ठीक है, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। चलिए, अच्छा एक और नाम है यहाँ पर आपको दिख रहा है, सिद्धार्थ शुक्ला, इनका भी निधन हो गया है दोस्तों, और ये बिग बॉस के विजेता भी रह चुके थे सिद्धार्थ शुक्ला जी। अगला देखते हैं, किस देश के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने इस्तीफा दिया? तो अभी हाल ही में जापान के प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा ने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। इसी महीने में वो इस्तीफा दे देंगे, सितंबर 2021 में ही। जापान के करंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा जापान में कोविड-19 के मामलों को दोस्तों सही तरीके से कंट्रोल ना कर पाने की वजह से ये इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक है, अभी 2020 में शिंजो आबे की जगह ये आए थे, शिंजो आबे जो थे वो इस्तीफा दिए थे, अब उनकी जगह पर ये आए थे योशिहिदे सुगा, अब इन्होंने भी इस्तीफे की घोषणा कर दी है। इसी महीने में 1-2 दिनों में ये इस्तीफा दे देंगे। ओके, अच्छा खास बात तो ये है कि जापान की राजधानी टोक्यो में दोस्तों टोक्यो ओलंपिक्स हुआ और अभी टोक्यो पैरालंपिक चल रहा है, तो टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक का भी आयोजन हुआ, इतनी बेहतर तरीके से आयोजन हुआ, लेकिन फिर भी ये फिलहाल इस्तीफा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि टोक्यो ओलंपिक हुआ या टोक्यो पैरालंपिक हुआ, इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन दोस्तों जापान के सम्राट ने किया है। जापान के सम्राट हैं नारुहितो, इनका नाम आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, जापान आया है, जापान देखिए मैप में, यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर है जापान, देखिए यहाँ पर इंडिया है, अपना प्यारा भारत है, यहाँ पर, यहाँ से चाइना होते हुए आप इधर आएंगे, इधर कोरिया है, कोरिया कंट्री है, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, और इधर है ये जापान। ठीक है,
जापान की राजधानी क्या होती है? टोक्यो, जहां पर ओलंपिक और पैरालंपिक चल रहे हैं। येन यहाँ की करेंसी होती है। डायट यहाँ की संसद का नाम। उगते सूर्य का देश कहा जाता है जापान का को। और यहाँ के देखिए प्राइम मिनिस्टर का पद रिक्त है फिलहाल के लिए। ओके, चलिए तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो को आप बहुत सारा प्यार देंगे, वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। अब से डेली करंट अफेयर के साथ साथ डेली जीके टेस्ट भी आता है, तो डेली इवनिंग में 7 PM पर आ जाया करो लाइव, और डेली जीके भी अब आपका इंप्रूव होता चलेगा। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। अच्छा, इन सब चीज़ों का PDF वगैरह, क्विज वगैरह सब कुछ आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। तो इस एप्लीकेशन को जरूर आप इंस्टॉल करके रखिए, बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है। इसमें आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स मिल जाते हैं जहां से आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कभी हुआ करते थे? भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? दलित बंधु योजना किस राज्य से संबंधित है? सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। इनके बारे में जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। अच्छा, वन लाइनर के रूप में अगर आप क्विकली रिवीजन करना चाहते हो तो टेलीग्राम पर आपको इमेज फॉर्मेट में दिए जाते हैं ये 10 के 10 क्वेश्चन। आप 1 मिनट में ही वन लाइनर आप रिवाइज कर सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप का नाम है हमारे MZT एजुकेशन। जाइएगा टेलीग्राम पर, सर्च कीजिएगा MZT एजुकेशन, ज्वाइन कर लेना है आपको ग्रुप। वहाँ पर भी 23,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। आप इन सब चीज़ों का भी फायदा उठा सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।